ऐसा बोलते हैं कि जब कोई प्रेत एक जगह होती है ना तो वो बाकी प्रेत को भी अट्रैक्ट करता है, वो और उनको बुलाता है अपने पास। रात के टाइम पे 2-3 बजे बहुत जोर से किसी ने खटखटाया, 4-5 बार, 10 बार, 15 बार। उन्होंने जैसे गेट खोला वो बेहोश हो गई। वहाँ पे ऐसी आत्माएं थी जो वो काम पूरा ही नहीं होने दे रही थी। तो वहाँ पे कोई शक्ति थी, कोई प्रेत था, कोई आत्मा थी। मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करती हूँ जो मैंने अपने पेज पे तो आज तक नहीं करी है। एंड इस स्टोरी के बाद ना मेरा जो आत्माओं पे या ऐसे वशीकरण पे ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट बन गया है। सो मेरे एक अंकल है, वो ना एक बाबा जी के साथ बहुत रहते थे उस अपने टाइम पे। एंड ये बहुत पुरानी बात है। सो 2007 में ना नोएडा में एक मॉल था। अभी भी वो मॉल है, अभी वो मॉल काफ़ी चल रहा है और काफ़ी मतलब बहुत फेमस मॉल भी है, मैं नाम नहीं बताऊंगी। बट 2007 में जब वो मॉल बन रहा था ना तो बहुत बिल्डर्स ने उसे खरीदने की कोशिश करी, पर उसमें इतना दिक्कत आती थी। 2007 से 2012 तक वो मॉल कोई बना ही नहीं पाया। अच्छा। वहाँ पे जितने भी बिल्डर्स जाते थे या जितने भी मजदूर जाते थे, कोई भी वहाँ काम करने जाता था, उनके साथ कुछ ना कुछ घटना होती थी। या तो उनको बहुत ऐसी इंजरी लग जाएगी जो लाइफ टाइम इंजरी रहती है, किसी के पैर पे बहुत बुरी चोट लग गई, किसी की जान को खतरा आ गया, किसी ने भूत प्रेत ऐसी चीज़ें इनकाउंटर कर ली। 2-4 जो वहाँ के मजदूर थे वो तो वहाँ से डरते हुए भागे हैं। अच्छा, दिन के टाइम भी। और उन्होंने ये भी बोला कि वहाँ से घर आने के बाद उन्हें घर पे भी महसूस हुआ है कि किसी ने उनका पीछा करा है। तो इस वजह से 2-4 बिल्डर्स ने चेंज करा। फिर फाइनली जो उधर का लास्ट बायर था उसने सोचा कि यहाँ पे ना पूजा पाठ करवाना चाहिए। तो उन्होंने उन बाबा जी को बुलाया। उन बाबा जी के साथ ही मेरे अंकल गए, वो पूरा जो आपकी पूजा पाठ होती है वो उस प्रोसेस में हेल्प कराने के लिए। तो वो ना 4 लेवल का था। तो उन्होंने बेसमेंट से स्टार्ट करा। बेसमेंट में उन्होंने अपनी पूरी सामग्री इकट्ठी करी, वहाँ पे विधि बनाई। विधि वो प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर वो रखा जाता है, पूजा करी जाती है, हवन कुंड रखा जाता है, मतलब एक स्थान बनाया पूरा स्थान बनाया। तो वहाँ पे उनका क्या काम था कि उनको ना एक अगरबत्ती लेके जानी थी जो मेरे अंकल थे, और उनको वहाँ पे पूरे एंड टू एंड घुमानी थी। अब अगरबत्ती का क्या होता है, एक बार बुझ जाए तो जल नहीं सकती। पर जब वो अंकल घुमा रहे थे तो वो 4 बार बुझी और 4 बार अपने आप ही जल गई। अपने आप जल गई। किसी ने जलाया नहीं, उनको समझ भी नहीं आया क्या हुआ। तो वो गए। फिर बाबा जी वहाँ पे थे भी नहीं, फिर भी उनको समझ गए कि ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है। उनके पास इतनी सिद्धि थी। तो उन्होंने पूछा कि अगरबत्ती कितनी बार जली। तो मेरे अंकल ने बोला 3 से 4 बार। तो उन्होंने बोला 3 या 4, एक नंबर बताओ। तो उन्होंने बोला शायद 4। तो उन्होंने बोला शायद नहीं, हाँ 4 बार जली। तो फिर उन्होंने 1-2 चीज़ें और नोटिस करी। जैसे अब उस ज़माने की बात है 2007-2012 में, और जैसे 2012 की बात है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट थी तो गर्मी वर्मी के चक्कर में वहाँ पे एक पंखा भी रखा था। तो मेरे अंकल ने नोटिस करा कि वो पंखे की भी लोकेशन चेंज हो गई अपने आप। और पंखा तो मतलब एक भारी चीज़ है, जब तक कोई हिलाएगा नहीं, ऐसा नहीं हवा से उड़ के चला गया। कोई टेबल फैन टाइप था? हाँ, टेबल फैन टाइप था। जैसे पुरानी शादियों में बड़े फैंस नहीं लगते थे? वो बड़े वाले फैन होते हैं। हाँ, जो मेटल टाइप्स भी होते हैं, तो वो लगे थे और वो अपने आप ही हिल गया। तो उन्होंने वहाँ आसपास 2-4 लोग थे, उनसे पूछा आपने हिलाया? सबने मना कर दिया। तो बाबा जी हंसने लग गए ये सब सुन के, क्योंकि उनको तो दिख रहा था, मतलब उनके पास जो सिद्धि थी, उन्हें तो पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने अंकल को बोला कि बस तू इस चीज़ पे ध्यान मत दे, जो बोल रहा हूँ वो कर। उन्होंने एक मंत्र दिया और बोला कि मंत्र जाप करते रहना है, और यहाँ से जाने के बाद जब भी आप जिस फ्लोर पे जा रहे हो पीछे मुड़ के मत देखना, जहाँ आगे चल रहे हो पीछे मुड़ के मत देखना। तो उन्होंने ये बेसमेंट से स्टार्ट करा। बेसमेंट पे उन्होंने करा तो फिर वो जो भी आत्मा थी, जो भी शक्ति थी, वो फर्स्ट फ्लोर पे चली गई। अच्छा। तो ऐसे करते करते उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे करा, फिर सेकंड फ्लोर पे करा। अब वो थर्ड फ्लोर पे आते उससे पहले ना सीढ़ियों पे उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया। जो उनके साथ बहुत सारे लोग थे, उनमें से 2 लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें धक्का दे रहा है सीढ़ी पे से। उनमें से गिर भी गया। अच्छा। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे गिरने का मतलब आप समझो कितनी खतरनाक चोट लग सकती है। तो वो लोग वहाँ से डर के चले गए, बिना इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से फॉलो करे, जो मंत्र दिया गया था उसका जाप किए वगैरह, वो लोग वहाँ से चले गए। बट मेरे अंकल वहीं पे थे, 3-4 और लोग वहीं पे थे। तो ऐसे करके उन्होंने पूरे मॉल में पूरा करा। एंड बाद में उनको ये बताया गया कि आसपास ना जब रहन बसेरा हो रहा था तो बहुत जगह पे, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ सब कब्रिस्तान ही था पहले, है ना, उधर भी साइड कब्रिस्तान था। तो वहाँ पे कोई शक्ति थी, कोई प्रेत था, कोई आत्मा थी,
उनको जब उस जगह से भगाया गया तो वो सब भाग भाग के इस जगह पे आ गए, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी थी, खंडर टाइप्स थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, घर बना लिया इसने। घर बना लिया। और ऐसा बोलते हैं कि जब कोई प्रेत एक जगह होती है ना तो वो बाकी प्रेत को भी अट्रैक्ट करता है, वो और उनको बुलाता है अपने पास, उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो सबको बुलाए। तो ये भी था। और वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो वहीं 2 मजदूरों की मौत भी हो गई थी कंस्ट्रक्शन के वक्त काम पे। तो उस वजह से वो जगह थोड़ी हॉन्टेड सी हो गई थी, वहाँ पे ऐसी आत्माएं थी जो वो काम पूरा ही नहीं होने दे रही थी। पर जब 2012 में ये हुई, पूरी पूजा पाठ हुई, उसके बाद फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का धीरे धीरे काम दोबारा चला, जो भी बाधाएं थी वो हटने लग गई, और फिर उन्होंने पूरा मॉल बनाया। और आज उस मॉल में जितने भी आपके नामी जामी ब्रांड्स है वो भी है, लोग भी आते जाते हैं, एंड अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट उस मॉल का नाम थोड़ा सीक्रेट रहेगा। तो एक बात बताइए मुस्कान, आप इस जोनर में हैं, ठीक है, एक रीज़न हो गया कि आपको शुरू से इंटरेस्ट था, एक हो गया कि कहीं ना कहीं आपके दादाजी ने आपको कहानियां सुनाई। कभी आपके साथ खुद कुछ ऐसा हुआ है, आपने कभी फील किया है कि यार कुछ तो लोचा लग रहा है यहाँ पे? मतलब देखो, बचपन में तो सब डरते हैं, और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता था बचपन से ही, मैं बहुत डरती थी इन चीज़ों से। पर मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि मैंने देखा नहीं बट मैंने फील करा है। सो जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 5-6 साल की थी, उसी वक्त ना मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, एंड मैं अपने दादाजी की सबसे लाडली थी, क्योंकि मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरे सारे ताऊ जी में सब में सबसे छोटी बेटी मैं हूँ, तो मैं उनकी बहुत लाडली थी। जब वो एक्सपायर हुए उसके कुछ ही महीनों बाद ना, जैसे गर्मियों का वक्त था, तो तब के टाइम पे, जब 2004-5 की बात है, तो तब के टाइम पे गर्मियों में सब छत पे सोते थे, तो मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ पे छत पे चटाई पे सोई हुई थी। तो धीरे से ना मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि मुझको कोई उठा रहा है, और गोद में उठा के लेके जा रहा है। तो अब तब मैं तो छोटी थी, तो ऐसा बहुत बार होता था कि जब सो जाते हैं तो माँ बाप उठा के नीचे ले जाते हैं कि बिस्तर पे सुला देंगे, या सुबह हो गई तो ले गए, तो मुझे लगा नॉर्मल है। पर फिर जब मैं उठती हूँ तो मेरी मम्मी रो रही होती हैं, मेरे को गोद में पकड़ के रो रही होती हैं। तो अब तब मैं तो बच्ची, मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा, तो वो रोती हैं, तो मेरे पापा पूछते क्या हुआ, क्यों रो रही है, ऐसा क्या हो गया। तो वो पापा को बताती है, और मुझे बहुत ऐसा हल्का हल्का ही याद है कि मुझे ऐसे दिखे, दादाजी दिखे, और दादाजी खींच रहे थे, कंबल खींच रहे थे हमारा, मतलब चादर खींच रहे थे जो हमने ओढ़ रखी थी। तो वो डर के मेरे को गोद में लेके साइड में हो गई। तो फिर पापा ने शांत करते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम पूजा पाठ भी करवाते हैं, तो पंडित जी भी बोलते हैं कि ऐसा होता है, जब आपके कोई बहुत करीबी मरता है, आपके घर का कोई मरता है, तो उनकी आत्माएं कभी कभी आती हैं आपको देखने, भटकती हैं इधर उधर, या देखती हैं कि आप ठीक हो ठीक नहीं हो, पर ऐसा नहीं, वो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है आपके भले के लिए, मतलब आपके ऊपर हाथ रखती हैं कि कुछ बुरा ना हो, बस याद आई तो देख लिया, ऐसा होता है। तो आपको लगता है कि वो चादर खींच के यही देख रहे थे सलामत है या नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर मतलब देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत पुरानी बात है, मेरी मम्मी को ही थोड़ा अब भले का हो गया हो, पर शायद वो आए भी ना हो, क्योंकि अब कोई मरता है तो आपको बहुत टाइम तक उनका महसूस तो होता ही है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके दिमाग की बस एक कल्पना हो, पर एक होता है ना आपके साथ थोड़ा भी कुछ होता है तो आपको यकीन आने लग जाता है। फिर मेरे को तो डर भी लगता था, तो अभी कभी अंधेरा होता है मुझे तब भी लगता है अरे कोई साइड में तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा, पर्दे के पीछे कोई नहीं है, तो मेरा तो वैसे ही है। तो मुझे हमेशा से यकीन था इन चीज़ों पर। फिर मैं कहानियाँ भी इतनी सुनती हूँ तो हो ही जाता है। तो आज के टाइम पे जैसे आप कंटेंट डिलीवर करते हैं, इंस्टाग्राम पे भूत प्रेत की बातें चलती हैं, रील्स में आप कुछ ना कुछ ऐसा बताते हो, तो क्या कहीं ना कहीं आज भी आपको ऐसा लगता है कि जब आप सोते हो तो स्लीप पैरालिसिस वाली चीज़ें होती हैं आपके साथ, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि यार है तो सही? कभी आपको आज के दौरान, जैसे अभी आप जो कंटेंट डिलीवर करते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसमें घुसते रहोगे उतना ज़्यादा आपको महसूस होगा। ये बात तो देखो सच है। मेरे को ऐसी भी कहानियाँ पता है कि चलो आप तो स्लीप पैरालिसिस की बात करो, बट ऐसे लोग जो ऐसी कहानियाँ लिखते हैं, जो इस बारे में ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो इस लेवल तक इसमें घुस जाते हैं कि वो खुद ही पागल हो जाते हैं। उनको इतना सब कुछ महसूस होने लग जाता है, या उन पे आ जाता है, मान लो कि वो एक ऐसे स्टेज पे चले जाते हैं कि उनसे नहीं हो पाता। बट मेरे साथ अगर पर्सनली बताऊँ तो जब से मैंने ये स्टार्ट करा है, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं सो रही हूँ ना, बहुत गहरी नींद है, मुझे पता है कहीं से कुछ आवाज़ नहीं आ रही, पर मुझे सुनाई दे रही है, जैसे बहुत ज़ोर से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसे जैसे मंदिरों में बहुत ज़्यादा लगातार घंटियाँ बजती रहती है वैसा आ रहा है। बट मुझे पता है मैं तो घर पे हूँ, पॉसिबल ही नहीं इतनी ज़ोर से घंटी बजेगी।
तो वैसा मेरे साथ बहुत होता है। और स्लीप पैरालिसिस तो नहीं पर से, बट ऐसा बहुत बार मेरे को लगा है कि मैं सो रही हूँ तो कोई है कोने में, कुछ तो है, या कोई ना कोई प्रेजेंस फील होती है। कुछ तो प्रेजेंस फील हो रही है। स्पेशली वो उन दिनों पे होता है जिस दिन मैं कंटेंट के लिए रिसर्च करती हूँ, तो मैं हमेशा दिन में करती हूँ ये सब काम, क्योंकि रात में तो मुझे बहुत डर लगता है। तो जब मैं दिन में करती हूँ, शाम तक कंटेंट वॉन्टेंट लिख के छोड़ती हूँ, फिर सोती हूँ, तो मेरे को हमेशा लगता है कि कुछ तो प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है। क्योंकि आप जितना इन चीज़ों को छेड़ोगे ना, वो फिर कभी आप पे आ भी सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें है, रियलिटी में है। तो आप जितना उन्हें पोक करोगे, छेड़ोगे, क्या पता कब आपके साथ ही आ जाएगी, चलो आओ आपको ले फैमिली लें। वालों ने कभी नहीं बोला? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई फीमेल हमारी सब्सक्राइबर हो जो इस फील्ड में आना चाहती हो, तो वो देख ले पहले उसको क्या क्या स्ट्रगल्स हो सकते हैं। अच्छा, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, वो बोलते नहीं है, पर जब वो मुझे ऐसा डरा हुआ देखते हैं ना कि अपनी बच्ची डर रही है, किस माँ बाप को पसंद होगा कि बेटी डरी डरी अपने ही घर में घूम रही है, तो तब वो बोलते हैं कि बेटा थोड़ा ध्यान से, या ज़्यादा इन चीज़ों पे अंदर मत घुसना, या ज़्यादा कभी कुछ ऐसा मत बोल देना कि आप किसी आत्मा, किसी प्रेत, किसी शक्ति को प्रवोक कर दो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों में नहीं मानते, और जब वो मानते नहीं ना तो वो चैलेंज करते हैं, और उन्हीं के साथ ये सब ज़्यादा होता है। जो लोग ज़्यादा चैलेंज पे ले जाते हैं ना, हम तो नहीं मानते, हम पे होके दिखाए, उन्हीं के साथ ये ज़्यादा होती है चीज़ें। तो फिर वो इस वे में बोलते हैं, कभी भी आप अपने शब्दों से ऑफेंसिव कुछ ऐसा मत बोल देना कि कोई ऐसा चैलेंज में ले जाए और दिखाई दे आपको अपनी सारी पावर्स। तो बस इतना है। तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको लगा हो कि मेरे को ये रिसर्च करने के बाद बहुत बुरे सपने आते हैं? मतलब मेरा तो जॉनर बहुत फैला हुआ है, तो मैं ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज भी करती हूँ। तो अगर मैं कुछ ज़्यादा वैसे देख लूँ ना, क्योंकि लोग बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, अभी कलयुग चल रहा है, तो अब कलयुग में लोगों ने ऐसी ऐसी हदें पार कर रखी है ना, उसके बाद सोना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप अगर किसी केस के बारे में पढ़ते हो जहाँ पे किसी बच्ची पे, किसी बूढ़े पे, किसी ऐसे इंसान पे जो अपने आप को निहत्ता हो, बचा ना पा रहा हो, उसके साथ कोई इस हद तक आगे काम कर दे कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं, तो फिर आपको वो बात डाइजेस्ट भी नहीं होती। आप 3-4 दिन तक फिर आप हर चीज़ क्वेश्चन करने लग जाते हो। तो ऐसा तो मेरे साथ बहुत ही बार हुआ है। खैर, थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आया होगा ऑडियंस को कि जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं इस कंटेंट पे जो काम कर रही हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है, क्या कंटेंट का असर पड़ता है। फैमिलीज अगर थोड़ा सा ठीक हो, मॉडर्न फैमिली हो, तो वो एडजस्ट कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मानसिक संतुलन पे बहुत फ़र्क पड़ता होगा, जैसे कि आपने बताया। जी, मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैंने फील करा कि जितने भी क्रिएटर्स इसमें, मेरे को लगता है आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा कि आपको कुछ चीज़ ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया होगा, कि आपने बात बताई, देखी, रिसर्च करी, बट आप खुद ही अंदर से डिस्टर्ब हो गए। हमारे साथ सारे रियल इंसिडेंट ही होते हैं ना, मतलब जैसे हमारी ऑडियंस है वो सारे रियल इंसिडेंट भेजती है, तो जब कोई ऐसी चीज़ आती है, जब किसी अपने का हाथ निकलता है, तो उस टाइम पे लगता है कि यार बताओ कि बुआ ही कर गई, ताऊ कर गया, चाचा मामा, कोई भाई अपने भाई पे कर गया, या कोई भी कज़न किसी के ऊपर कर गया, या बहुत करीबी दोस्त किसी पे कर गया, तो हम अपने चैनल के थ्रू थोड़ा अवेयरनेस फैला देते हैं कि भाई आप बच के रहो, और ऐसी चीज़ों पे जितना ज़्यादा हो सके इग्नोर करो, ऐसी गलतियाँ ना करो जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस हमें देखना पसंद करती है। आई फील ये चीज़ ना, आप सच कह रहे हो, बहुत होती है। कभी कभी ना हम, मतलब जेलेसी में लोग ऐसा कर देते हैं अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ। मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे एक बात बताई थी, उसके घर का इंसिडेंट। तो उसके घर पे उसकी भाभी के साथ हुआ था। तो ऐसा बोलते हैं कि आपके करीबी जब आप पे कुछ आत्मा चढ़वाते हैं या कुछ आपके घर पे करवाते हैं, तो वो कोई स्पेसिफिक पर्सन पे नहीं होता, वो पूरे घर पे होता है। तो ऐसा हुआ कि जो मेरे फ्रेंड है, उनके घर पे ना रात को, कुछ साल पहले रात के टाइम पे 2-3 बजे बहुत ज़ोर से किसी ने खटखटाया, 4-5 बार, 10 बार, 15 बार। तो पहले तो घर वालों ने सोचा कौन नींद ख़राब करे, 2-3 बजे होगा कोई, छोड़ो, मतलब नींद में कभी कभी इंसान इग्नोर कर देता है। पर वहाँ पे भाभी ने देखा कि बहुत ज़ोर से कोई खटखटा रहा है, तो मे भी कुछ इमरजेंसी ना हो, तो वो चली गई गेट खोलने। उन्होंने जैसे ही गेट खोला, वो बेहोश हो गई वहाँ पे उसी वक्त। तो जब वो बेहोश हुई, उसके बाद से उनका एक ऐसा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उनके घर में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर। अच्छा। भाभी की तबीयत एकदम बिगड़ने लग गई। मतलब वो भाभी उस वक्त थोड़ा प्रेग्नेंट भी थी, उनका बेबी भी नहीं बच पाया, एंड उनकी तबीयत धीरे धीरे बहुत बुरी से बुरी होती गई। तो घर वालों ने देखा कि उनकी फाइनेंशियली भी तबीयत खराब, मतलब
पूरा स्थिति Loss खराब हो हो रहा रही है, पूरा लॉस हो रहा है। जो बहुत ही अपर मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं वो लोअर लोअर और लोअर होते जा रहे हैं। उनका बेटा भी मर गया, घर पे सब बीमार रहते हैं, घर में कलेश रहता है। तो उन्होंने सोचा किसी पंडित को दिखाना चाहिए। तो वो एक पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी देखते हैं और बोलते हैं कि इनके ऊपर एक आत्मा का प्रवेश है। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे घर पे किसी ने ऐसा कुछ करा नहीं और भाभी तो बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना गाय औरत वैसी थी, तो इन पे करने का तो कोई मतलब बनता नहीं। तो फिर वो पंडित जी एक पूरी पूजा करते हैं। उस पूजा में वो भाभी जी को बैठाते हैं, वो भाभी जी से कुछ सवाल पूछते हैं, एक पूरा घेरा सा बना देते हैं उनके आसपास, जैसे मूवीज में देखते हैं ना, पूरा वैसा प्रक्रिया वो बता रहा था कि हुआ। एंड उसके बाद उनकी आवाज़ चेंज हो गई भाभी की। उन्होंने थोड़ी बहुत भारी आवाज़ में बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता मुझे किसने छोड़ा है, अच्छा, मैं नहीं बता सकता क्यों छोड़ा है, कब छोड़ा है, पर मैं ये बता सकता हूँ कि 12 साल के लिए छोड़ा है। मतलब एक एंटिटी आ गई एकदम। हाँ, और 12 साल से पहले वो नहीं जाएगी। उसने बोल दिया कि मैं वचन दे के आया हूँ और मैं 12 साल से पहले किसी भी हालत में नहीं जाऊँगा। तुम बाबा बुलाओ, तुम पीर बुलाओ, तुम पूजा करो, कुछ भी करो, मैं नहीं जाऊँगा, और मैं जाऊँगा तो मैं इसे लेके जाऊँगा। तो अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो उसके बाद वो सब डर जाते हैं। तो पंडित जी अपनी समझ से, अपने पूरे तजुर्बे से जितना उन्हें बता सकते हैं बता देते हैं, पर फिर भी वो भाभी के साथ इतना बुरा होता रहता है कि वो रात को सो रही हैं, अचानक ही चीखते चीखते उठ जाएंगी। रात को वो बैठेंगी बिस्तर पे और बच्ची की तरह रोने लग जाएंगी, या जैसे एकदम मूवीज में दिखाते हैं ना कि हंसने लग गए, एकदम डिमोनिक हंसी, वैसे हंसने लग जाएंगी। अपनी सास से तू तड़ाक करके बात कर रही हैं। 2-4 बार तो उन्होंने अपने ससुर पे हाथ उठा दिया कि तू कौन है, तू मुझे क्या बोल रहा है, बहुत बदतमीजी करके। तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ और फिजिकली वो वीक पे वीक होती चली गई। एंड के टाइम पे उनका वेट लाइक 50 तक आ गया कि वो इतनी वीक हो गई। पर जैसे तैसे करके उन्होंने 7 साल गुजार लिए ऐसे। अब 7 साल बाद ऐसा हुआ कि वो घर वाले समझ गए अब हमसे नहीं झेला जाएगा, अब हम नहीं झेल सकते। तो उन्होंने भाभी को अपने मायके भेज दिया। उन्होंने बोला कि अब तू मेरा बेटा खा गई, तेरी वजह से ये हुआ, और अब तू अपने मायके जा, हम नहीं रख सकते तुझे। तो अब वो बेचारी क्या करती, वो चली गई अपने मायके। पर अजीब बात ये कि उनके मायके में कुछ नहीं हुआ। हाँ, उनके मायके में कुछ फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, किसी की डेथ नहीं हुई। वहाँ पे पोजेशन होता था, वहाँ पे उनपे भाभी पे पोजेशन तो था, पर मायके में कुछ नुकसान नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं, मायके बहुत दूर था, ये दिलशाद गार्डन की बात है, और मायके भी उधर ही पास में ही था। तो कुछ दिक्कत नहीं हुई भाभी को, और मतलब उनकी तबीयत तो खराब रहती थी, पर कुछ ऐसा फाइनेंशियल लॉस, फिजिकल लॉस, किसी का मर जाना, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। अब 7 से 12 साल पूरे हो गए। 12 साल खत्म होते ही ना भाभी की एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और वो अचानक ही ठीक हो गई। उन पे से वो आत्मा उन्हें फील हुई कि उतर गई है। अच्छा, अब कुछ नहीं है। तो बट जब ये हुआ तो जो इनका ससुराल था उसमें जितने भी बड़े लोग थे, जैसे सास ससुर, सबकी मौत हो गई। तो बाद में ये स्टोरी पता चली कि जो ससुर थे वो ना पैसे ब्याज पे देते थे। अच्छा, हाँ, तो जब वो पैसे ब्याज पे देते थे तो ऐसे काम में क्या होता है, आपको कुछ लोग पैसे टाइम पे नहीं देते वापस, तो जब वो नहीं देते थे वो कुछ रख लेते थे, उनको गाली गलौज देते थे, उनके साथ बदतमीजी करते होंगे, 2-4 लोगों को पिटवा दिया होगा। तो उस खुंदक में लोगों ने इनके ऊपर करवा दिया। तो जो होना था वो होना तो ससुर पे था, पर भाभी ने गेट खोल दिया तो भाभी पे चढ़ गया। पर वो था ससुर के लिए। तो अब जो आत्मा गई, जब वो मायके गई तो उन्होंने मायके वालों को तो कुछ करा नहीं, क्योंकि मेन तो जो विक्टिम उनका बनाना चाहते थे वो ससुराल वालों को बनाना चाहते थे। पर जैसे भाभी से उतरा ना, वो आत्मा अपने साथ ससुर सास सब की जान लेके चली गई फिर। तो ऐसी बातों से लगता है कि ये सब चीज़ें सच है, क्योंकि इतने लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और इतने क्लोज वन आपको बताते हैं तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, और आप खुद उनके साथ पले बड़े हो। ये जो मेरा दोस्त है, मैं भी दिलशाद गार्डन से ही हूँ, तो मैं पली बड़ी हूँ, मैंने देखा है कि इनके घर की ऐसी बात है, मेरे घर वाले तक जानते हैं कि इनके घर पे ऐसी बात है। तो ये सब चीज़ें होती है जो आपको दिखाती हैं कि जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, जैसे कुछ चीज़ें फॉलो करना, जैसे नींबू मिर्ची मत टापो, टूना टोटका कहीं हुआ है चौराहे पे, जैसे कोई फेस्टिवल हो उस वक्त मत जाओ, तो ये सब मानना चाहिए। इनको ऐसे हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए और कभी भी किसी को ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो अभी वो परिवार ठीक है? वो तो परिवार ही गया ना। भाभी वगैरह? भाभी ठीक है, पर भाभी अब मायके में है, और वो जो जैसे बड़े सदस्य थे, सास ससुर, जो ताऊ जी थे, सबकी मौत हो गई। तो अब लोग ब्याज से फ्री हो गए फाइनली।
मतलब आप ये भी कह सकते हो। बट पूरा एक परिवार ख़त्म हो गया, वो भी सही नहीं था। क्योंकि देखो ससुर खराब ही हों बेशक, बट बेटा मर गया इतनी छोटी उम्र में, भाभी के साथ बुरा हुआ, उनके 12 साल ज़िंदगी कैसे दर्दनाक गुजरे, कभी तबीयत से, कभी दिमागी तौर से, तो वो सब ठीक नहीं है। खैर इससे थोड़ी सी शिक्षा ली जा सकती है कि पहली बात तो ये जो ब्याज का काम होता है ये वैसे ही लीगल है। अगर सबको पता हो कि फाइनेंस में ब्याज पे पैसा देना, और वो भी 10-20% पे, और महंगे अच्छे खासे ब्याज पे, तो इंसान की हाय और बद्दुआ ही मिलेगी उसे, और कुछ नहीं मिलेगा। और आज के टाइम में बोलते हैं ना कि बुजुर्ग बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, जो लास्ट जनरेशन है जो समझाने वाली है वो यही बोलती है कि आज के टाइम पे कितना भी बड़ा युद्ध हो जाए तो कोई पुलिस वालों के पास नहीं जाता, सबसे पहले गली में बैठे तांत्रिक को ढूंढा जाता है। सही बात है। तो पीछे से ही वार किया जाता है, और देख लो इतनी बड़ी जो साजिश रची गई, शिकार कोई और बन गया, वो भी 12 साल पछताए, उसके बाद घर परिवार भी उजड़ गया। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा देख के रहना चाहिए। तो ये ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा है कि भाई ब्याज और ये जो पैसा लेन देन है कभी किसी चीज़ के बीच में मत आने दो। शायद मैं भी बोलता हुआ बहुत बुरा लग रहा हूँ, बट अपनी दोस्ती के बीच में भी पैसा कभी मत आने देना, वहीं पे दोस्ती खत्म हो जाएगी। लेन देन में पैसा मत रखना। कोई रिश्तेदार भी लेने आ रहा है तो उसे आप कोई अच्छी एडवाइस दो कि आप मुथूट पे जाके कुछ आइडिया ले सकते हैं गोल्ड का या किसी और चीज़ पे। बट जहाँ पर पैसा बीच में आ जाता है वहाँ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। 2 चीज़ें, एक पैसा और दूसरा आप समझ रहे हो।